हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। मेरा नाम राहुल स्वरूप है। आई टेक क्लासेस ऑन हिस्ट्री एंड पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर फॉर यूपीएससी। आजकल हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी पे। आज लेक्चर नंबर 29 है। आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं पॉलिटी के विभिन्न टॉपिक्स पर, मिसलेनियस टॉपिक्स पर। कल भी हमने ऐसा किया था। आज कुछ और टॉपिक्स लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको अच्छा रिवीजन करा देंगे, डिस्कस करते हैं। A legislative council in a state is established by the parliament on a resolution of। वैसे तो राज्यों में एक ही हाउस होता है, विधानसभा होती है, लेकिन कुछ राज्यों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी होती है, दो हाउसेज भी होते हैं। अगर किसी राज्य में दूसरा हाउस बनना है, जिसे अपर हाउस कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, तो वो बनेगा तो किसके रेजोल्यूशन में बनेगा? गवर्नर के पे, या विधानसभा रेजोल्यूशन पास करेगा, या पार्लियामेंट खुद ही बना के दे देगा, या नन ऑफ द अबव। हमको पता है आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी राज्य में दूसरा हाउस बनाना है, मतलब अपर हाउस बनाना है, जिसे विधान परिषद कहते हैं, तो आर्टिकल 169 में बनेगा। राज्य की विधानसभा से स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास होके आएगा, और जब वो पास कर देगा तो उस हाउस को कॉन्स्टिट्यूट करेगा पार्लियामेंट बाय फ्रेमिंग ए लॉ। तो बनाया पार्लियामेंट जाता है, बट रेजोल्यूशन पास होके आएगा राज्य की विधानसभा से, जो अपने राज्य में दूसरा हाउस बनवाना चाहता है। बहुत से राज्यों ने, आसाम ने, राजस्थान वगैरह ने, उड़ीसा ने इसे पास किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनके बारे में पार्लियामेंट को लॉ बनाना बाकी है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज चोजन बाय मेंबर्स ऑफ द हाउस फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स। अगर राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का चेयरमैन राज्य के जो विधान परिषद के मेंबर्स है वो अपनों में से एक को चुन लेंगे। बिल्कुल सही है। ये वैसा है जैसे राज्यसभा होता है, लेकिन इसमें राज्यसभा में एक फर्क ये है कि राज्यसभा का चेयरमैन उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। लेकिन विधान परिषद में जो राज्य विधान परिषद के मेंबर्स हैं वही अपनों में से एक को चेयरमैन चुनेंगे। तो पहला सही है। स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली ऑफ द स्टेट। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी राज्य में बनेगी तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो विधानसभा की स्ट्रेंथ से कि 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है। तो ये गलत हो जाता। उल्टा है, अगर किसी राज्य में काउंसिल बनानी है तो उसकी स्ट्रेंथ एज हाई एज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली ऑफ द स्टेट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। 1/3 होगी या 1/3 से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका आंसर ए हो जाता है। पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। Which of the following is are not the effects of imposition of नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 352 में लगती है नेशनल इमरजेंसी। इनमें से कौन सा इफेक्ट नेशनल इमरजेंसी का नहीं है? अगर लग जाती है 352, तो इनमें से कौन सा इफेक्ट नेशनल इमरजेंसी का नहीं माना जाएगा? सस्पेंशन ऑफ फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। सेंटर और राज्य के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है वो सस्पेंड हो जाता है। बिल्कुल सही है। देश ऐसे हो जाता है जैसे एक ही सरकार है और उसके ही इशारों पर कंट्रोल में सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, पहला सही है। एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। अगर इमरजेंसी लगी हुई है और विधानसभा भंग हो जाती है, ऐसे में विधानसभा का जो कार्यकाल है वो भी बढ़ाया जा सकता है। ये भी सही है, ये भी एक इमरजेंसी का एक इफेक्ट होता है। सस्पेंशन ऑफ राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21, आपको पता है 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद दो आर्टिकल हैं जो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20। इसलिए इमरजेंसी का जो इफेक्ट इनमें से नहीं है वो थर्ड वाला है, ये नहीं हो सकता। नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए तब भी आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। ये दोनों इफेक्ट तो होते हैं। तो सी इसका आंसर हो जाता है। द एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन इज डन बाय इलेक्शन कमीशन। जो परिसीमन होता है इलेक्शंस के लिए, हर इलेक्शन से पहले परिसीमन करना होता है। जो परिसीमन होता है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, विधानसभा का हो, उसे इलेक्शन कमीशन करता है। ये गलत है। इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पार्लियामेंट पास करता है उसके तहत बनता है, तो इलेक्शन कमीशन नहीं करता है। द ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑन डिलिमिटेशन कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। पहली बात तो इलेक्शन कमीशन करता नहीं है, डिलिमिटेशन कमीशन करता है। और डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी आदेश आता है जिससे परिसीमन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती हैं, उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत है। तो आपको याद रखना है कि डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन करता है, डिलिमिटेशन करता है, देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटता है, और डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर आता है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होता है।
तो दोनों ही इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाते हैं। डी इज द आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई वाज रिलैक्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। लोकस स्टेंडाई का मतलब होता है जो जिसकी ग्रीवांस है, जिसकी प्रॉब्लम है, वही कोर्ट जा सकता है, उसके बिहाफ पे कोई और नहीं जा सकता। लेकिन जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिस्टम आया, जनहित याचिका का सिस्टम आया, जस्टिस पीएन भगवती ने 1985 के आसपास इस सिस्टम को शुरू किया, तब इसको रिलैक्स कर दिया गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी ग्रीवांस है वही कोर्ट जाएगा, उसके बिहाफ पे कोई और भी जा सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है कोर्ट जाने के, उनके बिहाफ पर कोई एनजीओ है, कोई और व्यक्ति भी जा सकता है। तो प्रिंसिपल लोकस स्टेंडाई को रिलैक्स कर दिया गया। उसके बाद पीआईएल सिस्टम बहुत जोर शोर से शुरू हो गया। ये हुआ था एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981, जिसे फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। इसी में प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई को रिलैक्स किया गया था। एनीबडी ऑन एनीबडीज बिहाफ कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ इफ द इंटरेस्ट being discussed or being raised is the interest of the people at large। तो इसको एसपी गुप्ता केस में किया गया था। अब ये प्रो बोनो प्रिंसिपल पे चलता है, प्रिंसिपल ऑफ दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका आंसर ए हो जाता है। द ग्राम सभा इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो ग्राम सभा होता है, जो पंचायती राज सिस्टम का हार्ट एंड सोल कहलाता है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही है। इट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द विलेज। और ग्राम सभा को गांव के जो लोग होते हैं वो खुद चुनते हैं। ये गलत हो जाता है। मैंने कल बताया था आपको या पिछले लेक्चर में कि जो ग्राम सभा होती है, गांव के जितने भी वोटर्स होते हैं वो टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्राम सभा। इसका कोई इलेक्शन नहीं होता है। जो जो गांव में वोट देने लायक होते हैं, एलिजिबल होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं। तो ये गलत हो जाता है और पहला बिल्कुल सही है। For amending which of the following provisions in the Constitution, the amendment bill requires ratification by at least half of the state legislatures। अब संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 में किया जाता है। अब ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के साथ साथ कम से कम आधी स्टेट लेजिस्लेचर्स से कम पास कराना जरूरी है। पहला, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, चेंज इन द नेम ऑफ द स्टेट, ट्रांसफरिंग ए सब्जेक्ट फ्रॉम यूनियन लिस्ट टू स्टेट लिस्ट। तो देखिए आर्टिकल 368 को आप पढ़ेंगे, ज्यादातर मुद्दों में तो लोकसभा राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास कर देंगे, तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है, संविधान संशोधित हो जाता है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो फेडरल सिस्टम से संबंधित हैं, मतलब राज्यसभा की सीटें अगर चेंज करनी है, मतलब शेड्यूल 4 चेंज करना है, तो पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ कम से कम आधी विधानसभा या राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास कराना पड़ेगा। तो पहला सही है। आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का इलेक्शन को मेथड को चेंज करना है आर्टिकल 55 में, इसके लिए भी कम से कम आधी स्टेट लेजिस्लेचर से इसको पास कराना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 3 में राज्य का नाम चेंज करना है, इसके लिए राज्यों से पास कराना अनिवार्य नहीं होता है, तो थर्ड नहीं है। और शेड्यूल 7 में अगर आप लिस्ट में कोई सब्जेक्ट इधर से उधर करते हैं तो भी कम से कम आधी राज्यों स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराना जरूरी है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका आंसर हो जाते हैं। याद रखेंगे, जब भी पार्लियामेंट संविधान को अमेंड करता है तो लोकसभा राज्यसभा में चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन इन मुद्दों के लिए जो राज्यों में जो ये पास होके आता है उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, राज्यों में स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। तो 1 2 4 इसका आंसर हो जाता है। द सेशंस कोर्ट इन सबऑर्डिनेट जुडिशरी मीन्स अ क्रिमिनल कोर्ट। राज्य में जो शहर में जो कोर्ट होता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कहते हैं। तो जब हम सेशन कोर्ट फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हम क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्रिमिनल कोर्ट होता है। बिल्कुल सही है। द सेशंस कोर्ट कैन नॉट अवॉर्ड अ डेथ सेंटेंस। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशंस कोर्ट होता है वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, ये गलत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशंस कोर्ट दे सकता है डेथ सेंटेंस, लेकिन वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक उस राज्य का हाई कोर्ट उसे कंफर्म ना कर दे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सेशंस कोर्ट को अधिकार है डेथ सेंटेंस देने का, एग्जीक्यूशन तभी होगा जब हाई कोर्ट उस राज्य का उसे कंफर्म कर देगा। तो ये गलत हो जाता है कि डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता। डेथ सेंटेंस दे सकता है लेकिन हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बाद ही उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, सॉलिसिटिंग वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन इज एन इलेक्टोरल ऑफेंस। बिल्कुल सही है। आरपीए 1951 के तहत अगर धर्म के नाम पर वोट मांगे जाएंगे तो ये इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, आजकल अखबार में आता भी रहता है। इन एसआर बोमई केस 1994,
The Supreme Court held that secularism is part of basic structure of the Constitution. इन एस आर मुंबई केस 1994 जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों ही सही हो जाते हैं। ए यूनियन टेरिटरी में हैव ए सेपरेट हाई कोर्ट। वैसे तो राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी के लिए भी हाई कोर्ट हो सकता है, हो ही जाएगा ये नहीं कह रहे, हो सकता है। आर्टिकल 241 में पार्लियामेंट चाहे तो यूनियन टेरिटरी को अलग से हाई कोर्ट दे सकता है, जैसे दिल्ली के लिए एक हाई कोर्ट हुआ करता है। ए यूनियन टेरिटरी में बी ब्रॉट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इशूड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। अगर किसी यूटी को किसी स्टेट हाई कोर्ट के अंडर में लेना है, मतलब स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका जुरिडिक्शन यूटी के लिए भी डिफाइन करना है, तो ऐसा सीजीआई कर देंगे, लेकिन उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करके करेंगे। ये गलत हो जाता है। ये पार्लियामेंट करता है, ये पार्लियामेंट एक्सटेंशन दे सकता है। आर्टिकल 230, आर्टिकल 231 आप पढ़ेंगे तो वहाँ ये पार्लियामेंट के पास पावर्स है कि पार्लियामेंट यूटी के लिए या एक राज्य से दूसरे राज्य में हाई कोर्ट को जोड़ना हो तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा गलत है, पहला सही है। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन जो मिसलेनियस हैं और आपके कंसेप्ट को रिवाइज कर देते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, पूरा वीडियो देखिए, आपके बहुत काम आएंगे ये क्वेश्चंस। रिवीजन हुए जा रहे हैं, कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो रहे हैं जो बहुत यूजफुल हैं। पीछे के वीडियोस भी देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।